दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों प्रश्न संख्या 451 तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो प्रश्नों की सीरीज थी 500 प्रश्नों की, वह पूरी हो गई थी। इसके बाद 452वें प्रश्न से हम इसे आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 452 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न हुमायूं के संदर्भ में है और हुमायूं के शासनकाल में जो वजीर होते थे, जो वजीरों की नियुक्ति होती थी, तो उनका सही क्रम हमें यहाँ बैठाना है। कुछ वजीरों के नाम दिए हुए हैं, यहाँ विकल्प के तौर पे देख लीजिए। सुल्तान वली हैं, अमीर उवैस हैं, कराचा खां हैं, ख्वाजा गाजी हैं और ख्वाजा कासिम हैं। इनका सही क्रम बताना है आपको और उसी के आधार पर विकल्प चुनना है। देख लीजिए, पहले कौन सा नियुक्त किया गया और बाद में कौन सा नियुक्त किया गया। नियुक्ति के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात सबसे पहले अमीर उवैस, उसके बाद कराचा खां, फिर ख्वाजा गाजी, ख्वाजा कासिम और सुल्तान वली। ये इसका सही क्रम है। कैसे? तो आइए व्याख्या देखते हैं। हुमायूं के शासनकाल के प्रारंभ में अमीर उवैस और हिंद बेग यह उसके वजीर थे। ये दो लोग जो थे ये शुरुआत में वजीर थे। फारस से लौटने के बाद जब वो फारस से वापस आता है तो कराचा खां को यहाँ पे वजीर नियुक्त किया जाता है। कराचा खां यहाँ वजीर नियुक्त होते हैं। ख्वाजा गाजी को 1547 में मुशर्रिफ दीवान नियुक्त किया गया। ख्वाजा कासिम ये 1548 में वजीर के पद पे आसीन होते हैं, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें हटा दिया जाता है और इनके स्थान पे सुल्तान वली को नियुक्त किया जाता है, जो 1556 तक इसी पद पर बने रहते हैं। तो ये कुछ जानकारियां वजीरों के नियुक्ति के बारे में थी और उसी के आधार पर हमने बी वाले विकल्प का चयन किया है, जिसके अनुसार अमीर उवैस सबसे पहले वजीर बनते हैं और सबसे अंत में सुल्तान वली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 453 को देखिए। प्रश्न और उसके विकल्प आपके सामने हैं। दो सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ जो पद है उनका नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र का नाम दिया है, मतलब ये किस विभाग से संबंधित थे। दीवान ए खालसा ये दीवानों के पद है, दीवान ए तन, दीवान ए बयूतात और दीवान ए तबजीह। इनके जो कार्यभार थे उसे देख लीजिए। कारखानों का आय व्यय, सैनिकों का लेखा जोखा, खालसा भूमि का प्रबंधन करता और जागीरें और वेतन देने का काम। इनके जो डिपार्टमेंट है वो दिए हुए हैं। इनका सही मिलान करके आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात CDAB। पहले वाले का सी, दूसरे वाले का ए, माफ कीजिएगा, पहले वाले का सी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का ए और चौथे वाले का बी। इस आधार पे इसे मिलाएंगे। इसका सी वाला विकल्प सही होगा। व्याख्या जरा देख लेते हैं। अकबर ने वजीरों पर नियंत्रण रखने के लिए, जो वजीर थे वो निरंकुश न हो जाए, इसके लिए दीवानों की नियुक्ति की। ये अकबर के द्वारा की गई है। इसके अलावा मतलब इनके अतिरिक्त केंद्रीय कोष की देखरेख के लिए, जो राजकोष होता था उसकी देखभाल के लिए मुशर्रिफ खजाना नाम का एक अधिकारी होता था। इसका काम था जो केंद्रीय खजाना है उसकी देखभाल करना, जो दीवान के अंतर्गत आता था। ये दीवानों के अधीन होता था। वाकिया नवीस और मुस्तौफी और इस प्रकार के जो अन्य अधिकारी होते थे वो दीवान विजारत के अधीन आते थे। तो ये सब जो पद थे ये दीवान विजारत के अधीन थे। तो इस तरीके के अनेक पदों का सृजन किया गया और ये सब प्रशासन के अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 454 को देखिए। मीर बख्शी के पद के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उन पर चर्चा करनी है और विचार करके बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी के बारे में कहा जा रहा है कि यह सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। इसकी नियुक्ति वजीर तफवीज के द्वारा होती थी। यह मनसबदारों की सूची को बादशाह के सामने रखता था। ये 3 कथन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला तीसरा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत है, ऐसा कहा गया है। इसकी जरा व्याख्या देखते हैं। मीर बख्शी की नियुक्ति बादशाह के द्वारा होती थी और यहाँ जो दूसरा कथन है उसमें लिखा हुआ है कि इसकी नियुक्ति वजीर तफवीज के द्वारा होती थी, तो यहाँ गलत हो जाएगा। और इसका कार्य सैनिक के वेतन, मतलब सैनिक जो होते थे सेना में उनके वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था, मतलब इसकी देख रेख का काम ये करता था। सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना और इसके अलावा हाथियों को दागना, सैनिकों के शस्त्रों, वस्त्रों और घोड़ों और रसद आदि की जो देखभाल का काम था वो इसके जिम्मे होता था। वह सरकत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके मासिक वेतन का निर्धारण करता था। जो महीनेवार वेतन दिया जाता था
उसके लिए यहाँ निर्धारण करने का भी जो जिम्मा था वो मीर बख्शी के ही डिपार्टमेंट में आता था। इसके अलावा वह मनसबदारों की सूची रखता था और बादशाह के समक्ष इसे प्रस्तुत करता था। मीर बख्शी उच्च श्रेणी का मनसबदार होता था तथा मनसबदारों और सम्राट के बीच में एक पुल का काम करता था, एक कड़ी का काम करता था। मतलब मनसबदारों के जो हित या उनके संदर्भ की बातें थी वो सम्राट के सामने रखने का काम करता था। इसकी सहायता के लिए 3 अन्य बख्शी होते थे और इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के अधीन कार्य करते थे। तो इन बख्शियों का जो नेता होता था या इनका जो प्रमुख होता था वो मीर बख्शी कहलाता था। इसमें सिर्फ दूसरा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसकी नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। ये काफ़ी ऊंचा पद होता था। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 400। यहाँ पर देखिए 454वें प्रश्न के बाद फिर से 454 आ गया है, तो ये 455 है। इसे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं। लगातार 31 वर्षों तक वजीर के पद पर बने रहने वाला सादुल्ला खां था। खाने समा बादशाह के डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मुगल बादशाहों में केवल अकबर ने अपने सद्रों को अपदस्थ किया था, मतलब उनके पद से हटा दिया था। मुहत्सिब ये जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। जन आचरण निरीक्षण करने के लिए जो विभाग बनाया गया था उसका जो हेड होता था उसे मुहत्सिब कहते थे, ऐसा कहा गया है। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। जो विकल्प दिए हैं उन्हें देख लीजिए और जो कथन है वो आपके सामने है और इसके आधार पे इसका डी वाला होगा केवल चौथा। इसमें कहा गया है कि केवल चौथा सही है। तो आइए देखते हैं कैसे। लगातार 31 वर्षों तक वजीर के पद पे बने रहने वाला असद खां था और यहाँ दिया है सादुल्ला खां, इसलिए पहला वाला विकल्प गलत हो जाता है। यह औरंगजेब का वजीर था। ये 31 साल तक लगातार अपने पद पे बना रहता है और ये औरंगजेब का वजीर रहता है। खाने समा ये बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और यहाँ डाक विभाग दे दिया, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। इसका मुख्य कार्य शाही रसोई, मतलब जो रसोई घर होता था राजसी, जहाँ पे सम्राट और बादशाह या राज परिवार का भोजन पकता था, इसके अलावा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की ये व्यवस्था करता था। महल के अंदर की देखरेख का काम इसका होता था और शाही खर्च का पूरा ब्यौरा रखता था। पूरा बजट बनाने का काम इसका होता था। तो इस आधार पे दूसरा भी गलत हो जाता है। और मुगल बादशाहों में अकबर और औरंगजेब ने अपने सद्रों को अपदस्थ किया था और यहाँ दिया है कि केवल अकबर ने ऐसा किया था, तो ऐसा नहीं है। अकबर के अतिरिक्त औरंगजेब के द्वारा भी ये किया गया है, मुगलों में अगर सिर्फ देखें तो इस आधार पे पहला, दूसरा और तीसरा इसमें गलत होते हैं। चौथा बिल्कुल ठीक है और चौथा सही है, तो इसका विकल्प डी सही होगा। यहाँ देख लीजिए, मुहत्सिब ये जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था और मुगल बादशाहों में केवल अकबर ने अपने सद्रों को अपदस्थ किया था, ऐसा यहाँ गलत दिया हुआ है। और इसके अलावा इसका मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। ये जो मुहत्सिब है इसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, तो ये एक वाक्य इसमें बिना वजह डाला गया है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। बस यहाँ से आप देखिए, मुहत्सिब जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान था और इसका मुख्य कार्य होता था प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना। यानी प्रजा की जो स्थिति है वो आचरण की दृष्टि से निम्न न हो जाए, लोग गलत व्यवहार न करें या बुराई की ओर न मुड़े, इसके लिए इसे नियुक्त किया गया था। तो इस आधार पर इसमें डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। डी वाला मतलब केवल चौथा, इसमें सिर्फ चौथा सही है, बाकी जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 455 को देखिए। अब ये 456 है कायदे से, लेकिन यहाँ पर 455 लिखा है। फिलहाल ये प्रश्न है, इसको देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के समय में एक मीर बख्शी, एक बख्शी तथा अहदियों के लिए एक पृथक बख्शी होता था। मतलब अलग अलग पदों पे और अलग अलग स्तरों पर बख्शियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनका हेड जो था वो मीर बख्शी होता था। ये अकबर के समय की बात की जा रही है। जहांगीर के काल में मीर बख्शी के अतिरिक्त अन्य 7 बख्शी होते थे, मतलब अन्य 7 बख्शियों की नियुक्ति की जाती थी। शाहजहां के समय में 3 बख्शियों की नियुक्ति की परंपरा स्थापित हुई और शाहजहां के ही काल में बख्शी हुजूर का पद समाप्त हो गया। अब बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, ये अलग अलग जो मुगल बादशाह थे उनके शासनकाल में बख्शी पदों के बारे में चर्चा की गई है। सही कौन सा कथन है आपको पहचानना है, देख कर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात सभी। इसमें जितने भी कथन हैं वो सभी ठीक है।
अकबर के समय की जो बात कही गई है वो भी, जहांगीर के बारे में भी और शाहजहां के बारे में भी। तो यहाँ तीनों ही कथन, बल्कि चारों कथन यहाँ सही होते हैं और इसके आधार पे हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं, सभी। यहाँ पर सभी सही है। यहाँ तक हमने इन प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में आइए देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये चल रहा है। अगर आप इससे जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, इसके मार्गदर्शन का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए। इन सब के अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ऐप में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कर लीजिए, नाम टाइप कर लीजिए और चैनल जब खुलेगा तो उसमें ज्वाइन का विकल्प आएगा। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे, जो वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का चैनल है, उससे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको कई फायदे होंगे। एक तो जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होंगे। दूसरी चीज़, जितनी भी अध्ययन सामग्री और जितना भी मटेरियल वहाँ शेयर किया जाएगा वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इन सब के अलावा जो YouTube है उस पर कई चैनल चल रहे हैं, उनसे जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, उससे नोट्स बनाइए और उसे लाइक और शेयर करते रहिए। और इसके अतिरिक्त अगर आपको PDF चाहिए उन नोट्स का, तो उसके लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता है, मतलब एक निश्चित उसकी रकम है वो चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको निःशुल्क चाहिए तो वीडियो हमेशा बिना पैसे के ही है, फ्री वाले ही हैं, हमेशा रहेंगे भी, ऐसी भी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 456 को देखिए। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, ये जो पद है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म के क्षेत्र में इसका प्रथम स्थान था, धर्म के क्षेत्र में इसका प्रथम स्थान था। सद्र के कार्यालय को दीवाने सादत कहा जाता था, इनका जो ऑफिस होता था उसका नाम दीवाने सादत होता था। अकबर ने शेख गदाई को सद्र नियुक्त किया था। ये 3 कथन है, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ये तीनों कथन सद्र उस सुदूर पद के बारे में कहे गए हैं। विकल्प आपके सामने है, पहला दूसरा, केवल दूसरा, पहला तीसरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऐसा कहा गया है कि इसमें केवल दूसरा सही है, जो 3 कथन है सिर्फ दूसरा वाला सही है। तो आइए देखते हैं कि पहला और तीसरा गलत क्यों हुए। व्याख्या देख लीजिए। सद्र सुदूर धर्म क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरे स्थान पर होता था, और यहाँ दिया हुआ है पहले कथन में कि धर्म के क्षेत्र में इसका पहला स्थान था। तो ऐसा नहीं है, पहले नंबर पर बादशाह था, दूसरे नंबर पर इसका नंबर आता है। उसका कार्य धार्मिक था, वह बादशाह द्वारा धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों और संतों के पालन पोषण के लिए दी गई भूमिका प्रबंधक और निर्णायक होता था। मतलब धर्मार्थ जितनी भी भूमियां दान की जाती थी, जमीन के जितने हिस्सों को धर्म के क्षेत्र में दान कर दिया जाता था या दे दिया जाता था, उनकी देख रेख का जिम्मा सद्र सुदूर का होता था। इसके अतिरिक्त सूबों के सद्रों की नियुक्ति में वह बादशाह को सलाह देता था। जो सूबे में सद्रों की नियुक्ति होती थी उसमें यह बादशाह को सलाह देने का काम करता था और उनके कार्यों की देख रेख करता था, मतलब उनकी निगरानी का जिम्मा भी इसी का था। अकबर के समय में बैरम खान ने 1558 से लेकर 1559 में शेख गदाई को सद्र नियुक्त किया था। और यहाँ देख लीजिए क्या दिया है, ये अकबर ने नियुक्त नहीं किया था, बैरम खां के द्वारा नियुक्त किया गया था, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। और देखिए 1565 में मुजफ्फर खां तुर्बती की संस्तुति पर शेख अब्दुल नबी को सद्र नियुक्त किया गया। तो ये सद्र उस सुदूर का जो पद था इसके बारे में कुछ चर्चा थी, इसमें बी वाला सही होगा, मतलब केवल दूसरा, सिर्फ दूसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 457 को देखिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ दी हुई है। सूची 1 में मुस्तौफी लिखा हुआ है, नाजिरे बायुतात है, मीर बहर है और मीर बार है। ये कुछ पदों के नाम हैं। इनके जिम्मे कौन से कार्य होते थे ये सूची 2 में दिए हुए हैं। तो महालेखाकार, कारखानों का अधीक्षक, नौसेना का अधिकारी या वन अधिकारी। आपको सही मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलेगा, बताइए। और विकल्प देख लीजिए, बिना विकल्प देखे कैसे बताएंगे। ये है विकल्प और ये है सूची। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात ABCD। ये पहले से ही सुमेलित है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये पहले से ही सही मेल खाता है। इसका ए वाला विकल्प सही होगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 458 को देखिए। यहाँ भी सूचियाँ ही हैं, ये सूचियाँ पीछे लगी हुई हैं।
देख लीजिए, मीर बाहरी है, कुरबेगी है, अरूत बेगी है और यहाँ पे मुत्सदी है। ये व्यक्तियों के नाम है, मतलब इनके ओहदों के नाम है। और इनके जिम्मे काम कौन कौन से थे वो देखते हैं सूची 2 में। तो शाही घुड़सवार का दरोगा, इसके अलावा जल सेनापति तथा बंदरगाहों के अधिकारी, ध्वजारोही और वित्त सचिव, ऐसे कुछ पदभार दिए हुए हैं। आपको बताना है सही मिलान क्या होगा सूची 1 और सूची 2 का। सूचियां आपके सामने हैं और विकल्प भी है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात DBCA। इसका जो सही उत्तर है वो DBCA होगा। पहले वाले का डी, दूसरे वाले का बी, तीसरे वाले का सी और चौथे वाले का ए। इस आधार पे इसे मिलाएंगे और आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 459 को देखिए। सिपाह सालार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि और प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये बातें सिपाह सालार के बारे में कही जा रही हैं। इसकी नियुक्ति बादशाह के फरमान साबती से होती थी। यह प्रांत में प्रशासन और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। यह फौजदारी मुकदमों में किसी को भी मृत्युदंड दे सकता था। फौजदारी के मामलों में इसके पास आज़ादी होती थी कि यह किसी को भी मौत की सज़ा सुना सकता था। अब आपको बताना है कि सही कौन सा है इसमें से। ये जो बातें कही गई हैं ये सभी सही हैं या इसमें से कुछ ही सही है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, ऐसा कहा जा रहा है। और तीसरा गलत है। तो आइए देखते हैं कैसे। सिपा सालार, जिसे कि सूबेदार कहा जाता था, यह फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। तो देखिए, सिपा सालार और सूबेदार ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, किंतु उसे किसी को भी मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था। ये देख लीजिए। तो यहां पर चौथा कैसे सही होता है? चौथा यहां पर सही नहीं हो सकता। और देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त वह काजी और मीर अदल के जो निर्णय होते थे उनके विरुद्ध अपीलों को भी सुनता था। इसके आधार पे इसमें सिर्फ पहला और दूसरा सही है, इसका चौथा नहीं होगा। चौथा इसमें सही नहीं है। यह फौजदारी मुकदमों में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दे सकता था, मतलब इसके जिम्मे ये काम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसमें पहला दूसरा ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या आप देख चुके हैं। सिपा सालार या सूबेदार ये एक ही चीज है। यह फौजदारी मुकदमों के निर्णय करता था, लेकिन मृत्युदंड देने का अधिकार इसके पास नहीं था। प्रश्न संख्या 460 को देखिए। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत दीवान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही ना हो उसकी आपको पहचान करनी है। नहीं शब्द जहां दिया रहता है उसमें सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, यह सिपा सालार के बाद प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता था। यह प्रांत में आर्थिक मामलों और राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर काम करता था। इसकी नियुक्ति केंद्रीय दीवान की संस्तुति पर सूबेदार करता था। ये बातें कही जा रही हैं दीवान के बारे में। आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। जो गलत है उसका आपको चयन करना है, बताइए। और इसका विकल्प आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात केवल तीसरा। इसमें जो तीसरा है वो ठीक नहीं है। पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन तीसरा ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है आइए देखते हैं। इसका सी वाला विकल्प होगा। सी वाला मतलब केवल तीसरा। व्याख्या देखिए। सूबेदार के बाद प्रांत का दूसरा सबसे प्रमुख अधिकारी ये होता था, मतलब दीवान की बात की जा रही है। और इसकी प्रारंभ में जो नियुक्ति है वो सूबेदार के द्वारा होती थी, लेकिन बाद में केंद्रीय दीवान की संस्तुति पर सम्राट द्वारा ये होने लगी थी। दीवान एक प्रकार से सूबेदार का प्रतिद्वंदी होता था। ये एक तरह से कंपटीटर होता था सूबेदार का। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है और पहला दूसरा सही है। इसके आधार पे सी वाले विकल्प का हम चयन करते हैं। जो गलत था उसी को हमें चुनना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 461 को देखिए। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत बख्शी पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बख्शी पद के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसकी नियुक्ति वजीर की सिफारिश से सम्राट द्वारा की जाती थी, ऐसा दिया हुआ है। इसका प्रमुख कार्य प्रांत में सेना की व्यवस्था करना था। इसे दीवानी मुकदमों का निर्णय लेने का अधिकार था। ये बातें कही जा रही है बख्शी पद के बारे में। 3 कथन है, आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। जो कथन सही हो उसका आपको चयन करना है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा, पहला तीसरा या फिर सभी। और इसका उत्तर दिया है बी अर्थात केवल दूसरा। इसमें सिर्फ दूसरा सही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे। केंद्रीय प्रशासन की तरह ही, मतलब उसी की भांति
यहाँ प्रांतों में भी एक बख्शी होता था, यहाँ हाथी नहीं होगा, भांति होगा, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन की भांति प्रांतों में भी एक बख्शी होता था। जो प्रांत होते थे वहाँ पर भी एक बख्शी की नियुक्ति की जाती थी, और प्रांत में जो बख्शी की नियुक्ति है वह मीर बख्शी की सिफारिश से सम्राट के द्वारा की जाती थी। मीर बख्शी इनका केंद्र होता था, मतलब लीडर होता था। ये बातें हैं, और इनका जो प्रमुख कार्य था वो प्रांत में सेना की व्यवस्था करना था। तो दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। और देख लीजिए, इसके अतिरिक्त प्रांत में गुप्तचर विभाग का प्रभारी इस रूप में भी यह कार्य करता था, तथा प्रांत की समस्त गतिविधियों की सूचना गुप्त रूप से केंद्र को भेजता था। मतलब ये गुप्त तरीके से जितनी भी वहाँ की गतिविधियां थी उसको केंद्र तक सूचित करने का काम करता था। वह केंद्र की सहायता के लिए प्रांतीय सैनिकों को भी भेजता था। ये कुछ बातें बताई गई हैं, तो इसके आधार पर हमें निर्णय इसमें लेना होगा कि सही कौन सा है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है केवल दूसरा सही है, मतलब बी वाला इसका ठीक होगा। पहला और तीसरा इसमें फिट नहीं बैठते, उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 462 को देखिए। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में या उसके अंतर्गत काजी ए सूबा इस पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ये जो पद है इसके बारे में 3 कथन दिए हुए हैं, इन्हें देखना है और बताना है। इसकी नियुक्ति केंद्र के काजी उ कुजात की संस्तुति पर सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसे केवल दीवानी मुकदमों में ही निर्णय देने का अधिकार था। इसी की संस्तुति पर काजी ए सरकार की नियुक्ति की जाती थी। ये 3 कथन कहे गए हैं, आपको इसमें सही कथन की तलाश करनी है। काजी ए सूबा पद के बारे में यहाँ पर जो कथन दिए हैं उन पर चर्चा करिए और विचार करिए। देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा ए, अर्थात पहला और तीसरा। कैसे होगा आइए देखते हैं। काजी ए सूबा की नियुक्ति केंद्र के काजी उ कुजात की संस्तुति पर सम्राट द्वारा की जाती थी, तो पहला सही है। इसके बाद उसे दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों में निर्णय देने का अधिकार था, और यहाँ जो दूसरा कथन है वो इसीलिए गलत हो जाता है। इसमें लिखा हुआ था कि केवल दीवानी मुकदमों में ही निर्णय लेने का या निर्णय देने का अधिकार था। उसके न्याय कार्यों में सहायता करने के लिए मीर अदल, मुफ्ती, काजी, मुहत्सिब और दरोगा ए अदालत होते थे। ये इसके अधीन अधिकारी होते थे जो इसको सहयोग करते थे। इसी की संस्तुति पर काजी ए सरकार की नियुक्ति की जाती थी। तो इसमें पहला और तीसरा स्पष्ट तौर पे सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। इस आधार पे हम ए वाले विकल्प का चयन करेंगे, पहला और तीसरा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 463 को देखिए। मुगल कालीन जिला प्रशासन के संदर्भ में फौजदार के पद के संदर्भ में कौन से कथन सही है। फौजदार के पद के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना यह है कि सही कौन सा है। इसकी नियुक्ति सूबेदार के द्वारा की जाती थी। इसी के माध्यम से बादशाह जिले की जनता से संपर्क बनाए रखता था। मतलब बादशाह और जो आम जनता थी उसके बीच में ये लिंक का काम करते थे। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फौजदार उत्तरदायी होता था। यह भूमि कर वसूल करने का भी अधिकार रखता था। ये सब अधिकार इसके पास थे। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। सभी सही है या इसमें से कुछ ही सही है, देख लीजिए। और इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरा और तीसरा सही बताया गया है और कहा गया है कि पहला और चौथा गलत है। तो आइए देखते हैं कैसे। जिले या सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था, देख लीजिए। और देखिए, वह सरकार में सूबेदार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता था। इसकी नियुक्ति शाही आदेश के द्वारा होती थी। इसकी नियुक्ति सूबेदार के द्वारा नहीं होती थी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? यह शाही आदेश से होती थी। मतलब जो राजाज्ञा होती थी उसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती थी। और वह शाही आदेशों को अपनी सरकार में कार्यान्वित करता था तथा भूमि कर की वसूली में अमल गुजार की सहायता करता था। वह सरकार की सेना और पुलिस पर भी नियंत्रण रखता था। तो इसके आधार पर इसमें सही कौन कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा। चौथा भी सही है, लेकिन चौथा वाला पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें यह मददगार था। मुख्य रूप से भूमि कर वसूलने का जो अधिकार था ये नहीं रखता था। भूमि कर वसूली में ये अमल गुजार का सहयोगी होता था। ये मुख्य रूप से वसूलने का काम नहीं करता था। अगर ये वसूलता तब चौथा कथन सही हो जाता। तो इसलिए सिर्फ दूसरा और तीसरा इसमें सही, और जो सही हो उसी की तलाश करनी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 464 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके सामने है। प्रांतीय बख्शी ही वाक़या नवीस के रूप में कार्य करता था। सवानेह निगार का कार्य जनसाधारण को जारी घोषणाएं बताना था।
मतलब जनता के लिए जो घोषणाएं की जाती हैं उनको सूचित करने का काम ये सवानेह निगार का था। इसके अलावा मीर बहर का प्रमुख कार्य था सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करवाना। और हरकारे, ये जो पद थे, ये प्रांत के चारों ओर समाचार सूबेदार को प्रेषित करते थे। मतलब ये दौड़ते हुए जाते थे और मैसेज पहुंचाते थे, ये मैसेंजर होते थे। तो अब बताना ये है कि इसमें से कौन सा सही है। जो 4 कथन दिए गए हैं, अलग अलग व्यक्तियों के कार्यभार यहाँ दिए गए हैं, सही कौन सा है ये पहचानना है। सभी सही है या कुछ ही सही है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। सवानेह निगार का कार्य राजकीय कर्मचारियों और कार्यालयों के संबंध में सूचना भेजना था। इसका जो मुख्य कार्य था वो राजकीय कार्यालयों और इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी थे, राज कर्मचारी थे, उनके संबंध में सूचनाएं भेजना था। खुफिया नवीस महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किए जाते थे जो गुप्त रूप से राजकीय कर्मचारियों तथा घटनाओं की सूचनाएं केंद्र तक भेजते थे। तो ये कुछ बातें थी और इसमें इसीलिए जो ए वाला है वो सही है। दूसरा कथन इसका गलत हो जाता है। जन साधारण को जारी घोषणाएं बताना ये सवानेह निगार का काम नहीं था। तो इस आधार पे इसका ए वाला सही होगा। विकल्प ए का हमने चयन किया, दूसरा गलत है इसका। आगे चलते हैं, ये व्याख्या है। प्रश्न संख्या 465 को देखिए। मुगलकालीन जिला प्रशासन के अंतर्गत, जो मुगलकालीन जिला प्रशासन था उसके अंतर्गत अमल गुजार के पद के संदर्भ में, अमल गुजार के पद के बारे में हमने पीछे देखा है। इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका मुख्य कार्य भूमि कर निर्धारित कर उसकी वसूली करना था। पीछे हमने देखा कि यह भूमि कर वसूलता था। यह सरकार की भूमि मापन और भूमि वितरण केंद्र को, मतलब यह सरकार की जो भूमि मापन और भूमि वितरण की व्यवस्था थी उसका लेखा जोखा केंद्र को भेजता था। यह राजस्व विभाग के निम्न अधिकारियों के लेखा जोखा का विवरण रखता था और उनका निरीक्षण करता था। मतलब ये ब्यौरे का निरीक्षण करने का काम करता था। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यभार इसके जिम्मे थे, ऐसा कहा गया है। आपको बताना है कि अमल गुजार के बारे में इसमें से कौन सा सही है। सभी सही है या कुछ ही सही है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर है डी, अर्थात इसमें जितने भी कहे गए हैं वो सभी सही है। कर वसूली का और उसके संबंध में जितनी भी देख रेख का जिम्मा था वो इसका होता था। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 466 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की पैमाइश, इसकी श्रेणी तथा उपज आदि का जो पूरा ब्यौरा है वो विधि कची के पास होता था। सरकार में काजी की नियुक्ति सूबेदार द्वारा की जाती थी। सरकार में खजानादार कोषागार का प्रभारी होता था, मतलब खजाने का मुख्य प्रभारी होता था, ऐसा कहा गया है। अब आपको बताना है कि इन 3 कथनों में कौन सा सही है। सभी सही है या इसमें से कुछ ही सही है, बताइए। और इसका जो उत्तर है वो है ए, अर्थात पहला और तीसरा। कैसे? तो अमल गुजार के बाद सरकार में राजस्व विभाग का दूसरा प्रमुख अधिकारी विधि कची होता था। ये अमल गुजार के बाद का पद है। भूमि की पैमाइश और इसकी श्रेणी तथा उपज आदि का पूर्ण ब्यौरा विधि कची के पास होता था। तो पहला बिल्कुल ठीक है और तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा इसमें सही नहीं है। क्यों सही नहीं है तो इसको भी देख लीजिए। प्रत्येक सरकार में एक काजी की भी व्यवस्था थी, एक काजी की भी नियुक्ति की जाती थी और इसकी नियुक्ति सदरुज सुदूर के द्वारा की जाती थी। तो यहाँ इसकी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति ये सूबेदार नहीं होता था बल्कि सदरुज सुदूर होता था। तो इसलिए ए वाला विकल्प इसका सही होता है, मतलब पहला और तीसरा इसमें सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 467 को देखिए। शिकदार के संदर्भ में, शिक मतलब जिला, तो शिकदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन फिर आपके सामने हैं। यह परगने का प्रधान अधिकारी होता था। जो परगना होते थे उनका ये प्रधान अधिकारी होता था। परगने में न्यायाधीश के रूप में फौजदारी और दीवानी दोनों मुकदमों में ये निर्णय देता था। परगने में शांति व्यवस्था के लिए शिकदार उत्तरदायी होता था। अब आपको बताना है कि इन 3 कथनों में सही कौन सा है, बताइए। शिकदार के बारे में तीनों ही कथन कहे गए हैं। सही विकल्प तक आपको पहुंचना है। विकल्प आपके सामने है, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। उत्तर में ऐसा कहा जा रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। पहले, कृषकों से राजस्व वसूली के संदर्भ में शिकदार आमिल की सहायता करता था। ये आमिल का सहयोगी होता था और इसके अतिरिक्त परगने में न्यायाधीश के रूप में
फौजदारी मुकदमों में निर्णय भी देता था। ये जो है ये फौजदारी मुकदमों के उसमें संदर्भ में निर्णय भी देता था। इस आधार पे इसमें जो सही उत्तर होगा वो पहला और तीसरा ही होगा। दूसरा गलत क्यों हो जाता है? दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि फौजदारी और दीवानी दोनों ही मुकदमों में ये निर्णय देता था, तो दीवानी नहीं, सिर्फ फौजदारी। तो पहला और तीसरा सही है और ए वाला विकल्प इसका ठीक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 468 को देखिए। मुगल कालीन आमिल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमिल का जो पद था उसके बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। 4 कथन आपके सामने हैं। प्रत्येक परगने में 3 आमिल होते थे। इनका प्रमुख कार्य भूमि कर का निर्धारण कर वसूली करना था, मतलब ये कर निर्धारण भी करते थे और उसका वसूलने का भी काम करते थे। कारकुन ये आमिल के अधीन कार्य करते थे और परगने में शिकदार तथा आमिल एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। आश्रित रहना मतलब निर्भर रहना, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे। अब आपको बताना है कि सही कौन सा है। इसमें से चारों कथनों में से सभी सही है या कुछ ही सही है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। कहा गया है कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है जबकि पहला गलत है। तो कैसे गलत है देख लीजिए। प्रत्येक परगने में 1 आमिल होता था, न कि 3 आमिल, तो पहला इसीलिए गलत हो जाता है। परगने में शिकदार और आमिल एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, तो इसमें जो चौथा कथन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आमिल और शिकदार मतलब ये आमिल जहां शिकदार की कानून व्यवस्था करने में सहायता करता था, वहीं शिकदार आमिल को भूमि कर की वसूली में सहयोग करता था, मतलब ये एक दूसरे की सहायता करते थे। आमिल के अधीन कारकुन होते थे जो लिपिक की भांति कार्य करते थे, मतलब ये क्लर्क की तरह होते थे, मतलब लिखा पढ़ी का लेखा जोखा का काम करते थे। इसके आधार पे बी वाला सही हो जाता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला गलत है, यहाँ जो संख्या दी है वो गलत दी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 469 को देखिए। प्रश्न संख्या 469 को देखते हैं। मुगल काल के परगना प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून गो ये उपज और भूमि कर की जमा तथा बकाया राशि का विवरण रखता था। ये जो जमा और बकाया राशि का विवरण है ये कानूनगो के द्वारा रखा जाता था। फौजदार ही, जो फौजदार का पद होता था, यह ही राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को एकत्रित कर सरकार के मुख्यालय को भेजता था। प्रत्येक परगने में एक अमीन की नियुक्ति की जाती थी और शाहजहां के समय में ही परगना और सरकार के बीच एक इकाई चकला का निर्माण हो गया, मतलब शाहजहां के शासनकाल में इनके बीच में एक मध्यस्थ इकाई बन गई जिसका नाम चकला था। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और कथन आपके सामने है, देख लीजिए। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात सभी। इसमें जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही है। कानूनगो के बारे में, फौजदार के बारे में, अमीन के बारे में और शाहजहां के प्रशासन में जो परगना और सरकार के बीच में मध्यस्थ इकाई बन गई थी चकला, उसके बारे में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ व्याख्या कुछ दी नहीं है लेकिन इतना समझ लीजिए। देखिए, कानूनगो का काम था यहाँ पर उपज, जितनी पैदावार होती थी, मतलब खेती में जितनी फसल उपजती थी, वास्तविक जो पैदावार होती थी उसकी, और भूमि कर की जो कुल जमा राशि होती थी, और जो बकाया होता था, मतलब ऐसा नहीं था कि किसान एक झटके में ही सब कुछ चुका देते थे, कुछ न कुछ बकाया रह जाता था, तो उसका पूरा लेखा जोखा ये अपने पास रखता था। आज के समय में ये चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल वाले पद होते हैं। वैसे ही फौजदार ये राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को इकट्ठा करता था। विवरण रखने का काम ये कानूनगो का होता था, और जो राजस्व प्राप्त होता था उसको इकट्ठा करने का काम, कलेक्ट करने का काम ये फौजदार का होता था, और ये सरकार के हेडक्वार्टर पे उसे भेजता था। ये सब प्रशासन की इकाइयाँ हैं। और प्रत्येक परगने में एक अमीन होता था, प्रत्येक परगने में एक अमीन की नियुक्ति की जाती थी। तो ये कुछ बातें थी, इसमें डी वाला सही होगा, मतलब सभी। 470वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुगल सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके सामने हैं। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सैनिकों की दृष्टि से 2 श्रेणियां इसकी बांट दी गई। अभियानों में सैनिक व्यवस्था के लिए बख्शी लश्कर होता था, और मुगल सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संगठित करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और कथन आपके सामने है। सभी सही है, पहला, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही है, या फिर सिर्फ तीसरा सही है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है, ऐसा कहा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे दूसरा और तीसरा सही हो जाता है और पहला गलत हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा गया था, और पहले कथन में कहा जा रहा है कि 2 श्रेणियों में बांटा गया था।
तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां थी उन्हें भी देख लीजिए। तो मनसबदारों के सैनिक थे, अहदी सैनिक थे और दाखिली सैनिक थे। ये 3 वैरायटी थी। बादशाह के अधीन राजाओं को भी मनसबदारों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया और प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों की भर्ती करता था। मनसबदार के पास ये अधिकार होता था कि वो अपनी पसंद से सैनिक रख सकता था। अहदी सैनिक जो होते थे, सैनिकों की जो प्रजातियां यहाँ बनाई गई हैं, उसमें जो अहदी सैनिक होते थे वह स्वयं सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मतलब उनकी नियुक्ति खुद सम्राट करता था, वह उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली सैनिकों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी, किंतु उन्हें मनसबदारों वाली सेना में नेतृत्व में रखा जाता था। मतलब मनसबदारों के अधीन वे काम करते थे। तो यहाँ इनकी जो पद संख्या है और जो इनकी वैरायटी है उसके हिसाब से इनके काम अलग अलग थे। उसके आधार पे इसमें बी वाला विकल्प सही होगा, दूसरा और तीसरा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ 3 श्रेणियां थी, न कि 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 471 को देखिए। मुगल कालीन घुड़सवारों का सही मिलान कीजिए। ये घुड़सवारों के अलग अलग यहाँ पे वैरायटी दी हुई है। सूची 1 और सूची 2 को देख लीजिए। दुअस्पा, सिंहस्पा, एक अस्पा और निम्नस्पा। और सूची 2 को देखिए, जिनके पास 1 घोड़े थे, जिनके पास 3 घोड़े थे, जिनके पास 2 घोड़े थे और 2 सैनिकों के बीच में एक साझा घोड़ा होता था। ये घोड़ों की संख्या के आधार पे इनका नाम रखा गया है घुड़सवारों का। मिलान करके आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, पहला विकल्प, दूसरा और तीसरा, चौथा। देख लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात CBAD। पहले वाले का C, दूसरे वाले का B, तीसरे वाले का A और चौथे वाले का D। इस आधार पे इसे मिलाएंगे। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 472 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरगीर घुड़सवार अस्त्र शस्त्र और घोड़े का प्रबंध स्वयं करते थे। मतलब इसका इंतजाम उन्हें खुद करना होता था। सिलेदार घुड़सवार को अस्त्र शस्त्र और घोड़े ये राज्य के द्वारा दिए जाते थे। मुगल काल में पैदल सैनिकों के लिए प्यादा और पायक शब्द का इस्तेमाल मिलता है, जो पैदल चलते थे। और मुगल काल में अबुल फजल के अनुसार पैदल सैनिकों की 9 श्रेणियां थी। मतलब ये 9 श्रेणियों में विभक्त थे। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। सभी सही है या इसमें से कुछ ठीक है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा C अर्थात तीसरा और चौथा। इसमें तीसरा सही है और चौथा सही है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। बरगीर ये घुड़सवार जो मतलब घुड़सवारों की एक नस्ल होती थी या प्रजाति होती थी, कहा जा सकता है। मतलब ये बनाई गई थी। ये अस्त्र शस्त्र और घोड़े राज्य द्वारा हासिल करते थे। और यहाँ दिया हुआ है कि जो बरगीर घुड़सवार होते थे, इन्हें अस्त्र शस्त्र और घोड़े का इंतजाम खुद ही करना पड़ता था। तो ये गलत हो जाता है पहला कथन। और देखिए, सिलेदार घुड़सवार अस्त्र शस्त्र और घोड़े का प्रबंध स्वयं करते थे। तो इसमें दूसरा और पहला इसीलिए गलत है। तीसरा चौथा यहाँ सही बताया गया है। मुगल काल में अबुल फजल के अनुसार पैदल सैनिकों की, जो पैदल चलने वाली सेना थी, उनकी 9 श्रेणियां होती थी। कौन कौन सी श्रेणियां हैं तो देख लीजिए। ये बंदूकची होते थे। मतलब पैदल सैनिकों में इनके अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि बंदूकची, दरबान, खिदमतिया, मेवरा, पहलवान, पलकिया, शमशेरबाज इत्यादि। इस तरह के 9 श्रेणियों में ये बटे हुए थे। खिदमतिया ही शाही महल की सुरक्षा करते थे। ये खिदमत का काम करते थे और इनके जिम्मे शाही महल की सुरक्षा होती थी। तो इसके आधार पे हमने C वाले विकल्प का चयन किया है, तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 473 को देखिए। मुगल कालीन सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हस्ती सेना की देखरेख पीलखाना विभाग के अधीन थी। जो हाथियों की सेना थी उसकी देखरेख का जिम्मा पीलखाना डिपार्टमेंट के पास था। नौसेना के प्रबंध हेतु एक पृथक विभाग नवाड़ा की स्थापना ये हुमायूं ने की थी। तोपखाना विभाग का प्रमुख मीर बहर कहलाता था। मुगल तोपखाना 2 भागों में विभाजित था। ये 4 यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जो गलत है उसका आपको चयन करना है। ये मुगल कालीन सेना के संदर्भ में कही गई बातें हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा B अर्थात दूसरा और तीसरा इसमें ठीक नहीं है। ऐसा कहा गया है कि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं कैसे। मुगल कालीन नौसेना के प्रबंध हेतु एक पृथक विभाग नवाड़ा की स्थापना ये अकबर ने की थी, न कि हुमायूं ने, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। जिसे मीर बहर के अंतर्गत रखा गया था, ये मीर बहर के अधीन होता था। तोपखाना विभाग का प्रमुख मीर आतिश या दरोगा ए तोपखाना कहलाता था। ये मीर बहर नहीं कहलाता था, तो इसलिए तीसरा भी गलत हो जाता है। और देखिए, मुगल तोपखाना 2 भागों में बटा हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। जिनसी और दश्ती ये 2 विभाग थे, मतलब 2 इसके हिस्से थे।
भारी तोपों वाला जो विभाग था वो जिनसी और हल्की तोपों वाला जो विभाग था वो दस्ती कहलाता था। ऐसे ही बारीक प्रश्नों का निर्माण होता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है इस तरह के प्रश्नों को पूछने में ज़्यादा ही रुचि लेता है और आजकल यूपी पीसीएस भी उसी राह पर चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है और व्याख्या को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हल्की तोपों वाला जो विभाग था वो दस्ती कहलाता था। भारी तोपों में गाजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर और जहां कुशा आदि थी। ये सब व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये तोपों के नाम है। तोपों के ऐसे नाम हैं। आपने लक्ष्मीबाई की तोपों के नाम सुने होंगे। कड़क बिजली और भवानी शंकर इस तरह की तोपें थी। तो इस तरह से यहाँ भी तोपों के नाम है। तो इसका बी वाला सही होगा। इसमें सही जो ना हो उसकी तलाश करनी थी। तो तीसरा और माफ कीजिएगा, दूसरा और तीसरा, पहला चौथा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 474वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब की फतेह रब या फतेह रहब नामक जो तोप थी, ये तोप का नाम है, ये वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है। 16वीं शताब्दी में संस्कृत रचना शुक्र नीति में तोपों और बारूद के उपयोग का वर्णन प्राप्त होता है। मलिका-ए मैदान नामक तोप का निर्माण ये मोहम्मद बिन हसम सामी ने करवाया था। मलिका-ए मैदान नामक जो तोप है इसका निर्माण मोहम्मद बिन हसन सामी ने करवाया था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। जो 3 कथन है कौन कौन सा सही है बताइए। सभी सही है या इसमें से कुछ ही सही है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर दिया है बी, अर्थात दूसरा और तीसरा। कैसे, तो आइए व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब की फतेह रहब नामक जो तोप है वो वर्तमान समय में गोलकुंडा किले में है, न कि दिल्ली में। तो ये दक्कन में है, इसलिए इसका पहला वाला गलत हो जाता है। इस तोप पर सुंदर नक्काशी की गई है, काफी कलाकारी की गई है। तो इसके आधार पे पहला कथन गलत है और दूसरा तीसरा इसमें बिल्कुल ठीक है। तो हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। दूसरा सही है और तीसरा सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 475वें प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में यहाँ तोपों के प्रकार दिए हुए हैं। अलग अलग जो प्रकार की तोपें थी उनके अलग अलग नाम भी थे, जैसे कि गजनाल, नरनाल, शुतरनाल और अरबी। ये तोपें किस प्रकार की होती थी ये सूची 2 में दिया हुआ है। पहिए वाले वाहनों पर लदी हुई बंदूकें, ऊंट पर ले जाने वाली तोपें, सैनिकों की पीठ पर ढोई जाने वाली तोपें और हाथी पर ले जाने वाली तोपें, मतलब हाथी के ऊपर लाद कर ले जाई जाने वाली तोपें। तोपों की अलग अलग प्रजातियां थी। तो देखिए, गजनाल, गज मतलब होता है हाथी, तो ये हाथी की पीठ पर ले जाने वाली तोपें थी। तो पहले का हो जाएगा डी। और इसी आधार पर आप इसे मिला सकते हैं। सैनिकों की पीठ पर जो ले जाई जाती थी वो नरनाल हो जाएंगी। तो इस आधार पे इसे अगर मिलाएंगे तो गजनाल का डी हो जाएगा और नरनाल का सी हो जाएगा, मतलब दूसरे का सी। तो पहले का डी और दूसरे का सी। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में हमें मिल रहा है। पहले का डी और दूसरे का सी। तो इसमें 2 विकल्प हमारे इलिमिनेट हो जाते हैं और उसमें से ए वाला सही है। ये दोनों बाहर हो जाते हैं क्योंकि इसमें डी और सी विकल्प पहले और दूसरे के लिए नहीं दिया है। इसमें ए और बी वाले हमारी जो प्रश्नों में चयन किया गया था उसके हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें से ए वाला ठीक है। यानी पहले वाले का डी होगा, दूसरे वाले का सी होगा, तीसरे वाले का बी होगा और चौथे वाले का ए होगा। जो पहिए वाले वाहनों पर लदी बंदूकें होती थी उन्हें अरबी कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 476 को देखिए। मुगल कालीन जो मनसबदारी प्रथा थी इसके संदर्भ में 4 कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। बताइए सही कथन कौन सा होगा। मनसब शब्द फारसी भाषा का शब्द है। मनसब मंगोलों की मशमलो पद्धति पर आधारित था। ये मंगोलों की प्रणाली थी, उसी पर आधारित था। और ये बात हो रही है मनसबदारी प्रथा की। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। ये सबसे पहले मध्य एशिया में इस्तेमाल की गई थी। ये 4 कथन है, आपको बताना है कि सही कौन सा है। विकल्प देख लीजिए, सभी सही है या इसमें से कुछ ही सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी हैं वो सभी ठीक हैं। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में इसमें चारों ही कथन सही है। कैसे, तो आइए व्याख्या देखते हैं। मनसब शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, पद या ओहदा। इसके 2 भाग थे, जात और सवार। जात से तात्पर्य है व्यक्तिगत पद से और सवार से तात्पर्य है घुड़सवारों की संख्या से। तो मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। ये सब पदाधिकारी होते थे, मतलब उच्च स्तर के अधिकारी होते थे। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। मनसब अथवा पद का निर्धारण अंकों के माध्यम से होता था। और यहाँ पर जो मशमलो लिखा हुआ है ये दशमलव होगा। ये जो पद्धति है यहाँ पे म नहीं होगा बल्कि द होगा। ये दशमलव पद्धति है, यहाँ पे दशमलव होगा।
इसे देख लीजिए, ये दशमलव होगा। दशमलव मतलब डेसिमल प्रणाली जो होती है। तो यहाँ देख लीजिए, जो मंगोल है वो दशमलव पद्धति का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, ऐसा दिया हुआ है। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर यह आधारित थी। इसका मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है। मतलब चंगेज खां की जो सिस्टम था उसमें इसे देख सकते हैं, जिसने दशमलव प्रणाली पर अपनी सेना का गठन किया था। तो ये दशमलव प्रणाली को आधार बनाते थे अपने सैन्य गठन के लिए। मनसब सैनिक या असैनिक किसी को भी दिया जा सकता था और यह व्यवस्था स्थानांतरणीय थी। मतलब इसे परिवर्तित किया जा सकता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता था। ये अनुवांशिक नहीं थी, मतलब पैदाइशी हक नहीं होता था। ये इच्छा पर निर्भर होता था, जो योग्य है उसको मिल जाता था या जिसे ट्रांसफर कर दिया गया उसके पास चला जाता था। तो इसमें डी वाला सही होगा। डी वाला मतलब सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 477 को देखिए। अकबरकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही हो उस पर हमें यहाँ निशान लगाना है। तो न्यूनतम मनसब का अंक 10 अथवा अधिकतम 12,000 होता था। अंक पर आधारित ये प्रणाली थी, तो न्यूनतम अंक 10 होता था और मैक्सिमम जो है ये 12,000 तक था। अकबर ने सर्वोच्च मनसब युवराज सलीम को दिया था, मतलब जहांगीर को दिया था। अकबर ने संपूर्ण मनसबों को 56 श्रेणियों में विभाजित किया था, मतलब बांट दिया था। और सामान्यतः नियुक्तियां केवल 5,000 के ही मनसब पे, मतलब मनसब तक की जाती थी। जो सामान्य नियुक्तियां थी वो केवल 5,000 के ही मनसब तक की जाती थी। ये 4 कथन है, आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। इसमें से सही कौन सा है इसकी पहचान करनी, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है और चौथा सही है। तो आइए देखते हैं कैसे। अकबर के काल में न्यूनतम मनसब का अंक 10 और अधिकतम 10,000 था, और यहाँ 12,000 दे रखा है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। 10,000 के मनसब का सर्वोच्च जो मनसब था वो युवराज सलीम को दिया गया था, इसलिए दूसरा बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 7,000 का मनसब अकबर ने विशेष व्यक्तियों को दिया था, जैसे कि राजा मान सिंह, मिर्जा अजीज कोका आदि व्यक्तियों को ये 7,000 वाला मनसब मिला था। इसके अतिरिक्त और देखिए, अकबर के समय में राजा मान सिंह का मनसब अबुल फजल के मनसब से बड़ा था। राजा मान सिंह को ज्यादा मनसब प्राप्त था। अकबर ने संपूर्ण मनसब को 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो यहाँ जो 56 श्रेणियां लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। और देखिए, अबुल फजल ने 33 श्रेणियों का इसमें से उल्लेख किया है। मतलब थी वास्तव में 66, लेकिन उसमें से अबुल फजल के द्वारा सिर्फ 33 का ही उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर इसमें सी वाला विकल्प सही होता है, दूसरा और चौथा। दूसरा सही है और चौथा सही है, पहला और तीसरा इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 478वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1567 में जात व्यवस्था की शुरुआत की थी, और अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था में सवार के पदों को आरंभ किया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक नवीन व्यवस्था की शुरुआत ये प्रारंभ जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ये जो नवीन व्यवस्था है इसकी शुरुआत जहांगीर करता है। शाहजहां के समय में पूरे मुगल जो साम्राज्य था उसका सबसे बड़ा मनसब दारा शिकोह को दिया गया था। पूरे मुगल सल्तनत का जो सबसे बड़ा मनसब होता है वो दारा शिकोह के जिम्मे था। ये शाहजहां के समय की बात की जा रही है, तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, बताइए। इसमें विकल्प दिया हुआ है और कथन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आइए देखते हैं कितना सही है। अकबर ने 1577 में जात व्यवस्था की शुरुआत की थी, और यहाँ जो सन दिया है वो 1567 दिया है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। और देखिए, 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक नवीन व्यवस्था की शुरुआत जहांगीर ने की थी, और जहांगीर ने यह पद सबसे पहले महावत खां को दिया था। ये शुरुआत करने वाला जहांगीर था, और जो सबसे पहला पद मिलता है वो महावत खां को मिलता है। शाहजहां के समय में पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा जो मनसब था वो दारा शिकोह को दिया गया था। ये 60,000 का मनसब था। तो इस आधार पर इसमें दूसरा और तीसरा और इसके अलावा चौथा ये सही होते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, पहला वाला गलत है। और पहला गलत है तो इसमें हम विकल्प बी का चयन करते हैं। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 479 को देखिए। जागीरदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले में किसी भू क्षेत्र का राजस्व
मतलब कोई जमीन का टुकड़ा यहाँ आवंटित कर दिया जाता था और वहाँ के राजस्व का जो अधिकार था, मतलब कर वसूलने का जो अधिकार था, वो उस मनसबदार को दे दिया जाता था। और ये जो प्रथा थी इसे जागीरदारी कहते थे। और वो जो जमीन का टुकड़ा होता था उसे जागीर कहते थे। जागीरदार को इस भू क्षेत्र से लगान वसूलने का अधिकार था। और जागीरदारी व्यवस्था की नींव शाहजहां के शासनकाल में पड़ी। ये शासन और साम्राज्य के लिए बड़ी खतरनाक व्यवस्था थी। इससे साम्राज्य टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाता था। जागीर की अनुमानित आय को हाल ए हासिल कहा जाता था। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, विचार करके बताइए। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, अर्थात पहला और दूसरा। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। आइए देखते हैं कैसे। तो जागीरदारी व्यवस्था की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ गई थी। यहाँ पर शाहजहां दिया इसलिए गलत हो जाएगा, लेकिन इसका विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ नींव की बात की जा रही है तो वो अकबर के समय में पड़ती है। इसका जो विस्तार है वो शाहजहां के समय में होता है। जागीरदारी की अनुमति, मतलब यहाँ पे जागीर की जो अनुमानित आय होती थी वह जमा या जमादानी और वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली जो आमदनी होती थी उसे हाल ए हासिल कहा जाता था। तो यहाँ जो चौथा कथन दिया है उसे ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द यहाँ मायने रखता है। अनुमानित आय की बात की जा रही है तो अनुमानित आय को हम लोग जमा या जमादानी कहेंगे। ये जो नाम दिया है हाल ए हासिल, ये किस चीज का है? ये वास्तविक रूप से जो आमदनी होती थी उसका नाम है। तो इस आधार पे चौथा भी गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। इस आधार पे हम विकल्प ए का चयन करते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 480 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन कृषक वर्ग दो वर्गों में बटा हुआ था। जो कृषक थे मतलब किसान थे वो दो भागों में, दो वर्गों में बटे हुए थे। मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की जानकारी का प्रमुख स्रोत आईने अकबरी है। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। शिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह के शासनकाल में हुआ था। ये कुछ कथन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। जो सही न हो उसकी आपको पहचान करनी है। विकल्प आपके सामने है, बताइए सभी सही नहीं है या इसमें से कुछ ठीक है, देख लीजिए। और इसका उत्तर है ए, अर्थात पहला तीसरा और चौथा इसमें ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है आइए देखते हैं। तो मुगल कालीन कृषक वर्ग तीन भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से इसमें नाम है तो देख लीजिए, खुद काश्त है, पाही काश्त है और मुजारियान है। और यहाँ दिया हुआ है कि दो भागों में बटा था, इसलिए पहला गलत हो जाता है। अब देखते हैं अगले कथन को। तो मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो आईने अकबरी है, ये बिल्कुल ठीक है। आईने अकबरी में रबी की पैदावार, रबी एक फसल की नस्ल होती है, मतलब फसल का समय होता है। हर विशेष समय में उगाई जाने वाली फसल के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। रबी, खरीफ और जायद की फसल के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर रबी की पैदावार, ये इसमें 16 फसलों का नाम लिया गया है और खरीफ की 25 फसलों की जानकारी दी गई है। और इन पर जो भू राजस्व की दरें निर्धारित की गई थी उसका भी यहाँ पर पूरा उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ हमें कहाँ मिलता है? ये हमें आईने अकबरी से प्राप्त होता है। इस आधार पर इसमें जो दूसरा कथन है वो सही है। आगे चलते हैं और देखते हैं। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी और वहां दे रखा है अकबर का शासनकाल, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती शुरू की गई थी। पुर्तगाली इसे ब्राजील से ले आए थे। ये जो तंबाकू है ये मूल रूप से ब्राजील की फसल है और वहां से ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में ले आई गई। और ये सब कुछ होता है जहांगीर के समय में। अकबर के काल में शिहाब नहर का निर्माण करवाया गया और इसके अतिरिक्त इसी के शासनकाल में पहली बार फिरोज शाह की यमुना नहर की मरम्मत हुई थी। तो यहाँ पर जो अंतिम कथन है वो फिरोज शाह के शासनकाल में देकर गलत कर दिया है। तो इसमें गलत कथन ही हमें चुनना था। तो पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 481 को देखिए। यहाँ सूचियों का मिलान करना है। दो सूचियां दी हैं, शासकों का नाम है और उनके क्षेत्रों का नाम है। प्रश्न पूछ क्या रहा है इसको देखते हैं। तो मुगल शासकों के शासनकाल में पड़े दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब है अकाल या सूखा, इसका हमें सही मिलान करना है। मतलब किस शासक के शासनकाल में किस क्षेत्र में अकाल पड़ा था उसका आपको दोनों सूचियों के आधार पर मिलान करके बताना है। अकबर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। हैदराबाद, गोलकुंडा और अहमदनगर, इसके अलावा दिल्ली। किसके समय में कहाँ अकाल पड़ा था पहचानिए। विकल्प आपके सामने है और जो सूचियां हैं वो दिख रही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात CBA, पहले वाले का C, दूसरे वाले का B और तीसरे वाले का A। आइए देखते हैं कैसे। तो अकाल सहायता प्रदान करने वाला जो पहला बादशाह था वो अकबर था और अकबर के शासनकाल में पहला दुर्भिक्ष 1555 से लेकर 1556 के बीच में पड़ा। इस समय दिल्ली प्रायः वीरान हो गई, बहुत भयंकर सूखा था, दिल्ली पूरी तरह से निर्जन हो गई।
और 1573-74 में गुजरात में भी अकाल पड़ा। तो उस समय अकाल काफ़ी ज़्यादा पड़ते थे और उनसे निपटने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। इतिहास में सबसे ज़्यादा विनाशकारी अकाल या दुर्भिक्ष ये 1630-32 की अवधि में पड़ा था, शाहजहां के शासनकाल में, और इसका प्रभाव गोलकुंडा, अहमदनगर और उत्तर में मालवा और गुजरात पर पड़ा। तो शाहजहां वाला जो है वो गोलकुंडा और अहमदनगर हो जाएगा। इसके बाद और देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में 1659, 1670 इससे लेकर 71 तक, इसके अलावा 1688-89, 1702 से लेकर 1704 में लगातार अकाल पड़े। और 1659 के दुर्भिक्ष में औरंगजेब ने राहदारी और पानदारी का जो कर था, मतलब जो टैक्स था, उसे हटा दिया। 1688-89 में हैदराबाद में सूखे के कारण बादशाह ने 1 वर्ष के लिए जजिया कर और अन्य करों की जो वसूली थी उसको बंद करवा दिया। तो ये कुछ निर्णय राहत देने के लिए लिए गए थे। तो भयंकर सूखा औरंगजेब के समय में पड़ा था और इसके आधार पर इसमें ए वाले विकल्प का हम चयन करते हैं, CBA। पहले वाले का C, दूसरे वाले का B और तीसरे वाले का A। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 482 को देखिए। खालसा भूमि के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है। तो देखिए, खालसा भूमि के भू राजस्व के लिए एतमाद खां के करोड़ी व्यवस्था के संदर्भ में, इनकी जो करोड़ी व्यवस्था थी उसके संदर्भ में जो कथन दिए हैं, नीचे आपको 4 कथन दिख रहे हैं, इन पर विचार करके बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ये करोड़ी व्यवस्था है और ये किसके संदर्भ में है, तो खालसा भूमि में जो भू राजस्व की दर होती थी उसके बारे में है। समस्त खालसा भूमि को 182 राजस्व भागों में बांट दिया गया था। जो पूरी खालसा जमीन होती थी उसे 182 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। प्रत्येक की माल गुजारी 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी और भू राजस्व वसूल करने के लिए करोड़ी नियुक्त किए गए थे। यह प्रणाली दोषपूर्ण रही, मतलब इसमें अनेकों दोष मौजूद थे। अब आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला, तीसरा और चौथा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। अकबर ने 1563 में एतमाद खां को खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया। ये जो एतमाद खां थे, इन्हें खालसा भूमि का दीवान बनाया गया था 1563 में। एतमाद खां ने सबसे पहले खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया और 1562 में एतमाद खां ने करोड़ी व्यवस्था लागू की, जिसके अनुसार समस्त खालसा भूमि को 182 राजस्व भागों में बांट दिया गया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और देखिए, प्रत्येक माल गुजारी 1 करोड़ दाम, जो कि 2.5 लाख रुपए होती थी, प्रति वर्ष के लिए निर्धारित की गई। यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर क्या है, 1 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पर दाम होगा न कि रुपया, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ रुपया दे रखा है। और देखते हैं, खालसा भूमि को इन इकाइयों के आधार पे भू राजस्व वसूल करने के लिए प्रत्येक इकाई में पृथक पृथक करोड़ी नियुक्त किए गए। मतलब भू राजस्व की वसूली के लिए अलग अलग निकायों में करोड़ियों की नियुक्ति की गई। करोड़ी की सहायता के लिए बिदकची या मुंशी, इसके अलावा खजांची नियुक्त किए जाते थे। दोनों अधिकारी भू राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा करने का काम करते थे। लेकिन ये जो प्रणाली थी ये पूरी तरह से दोषपूर्ण थी, इसमें बहुत सारे दोष पाए गए। तो इसके आधार पर पहला, तीसरा और चौथा इसमें बिल्कुल ठीक है। ए वाला कथन इसका सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 483 को देखिए। मुगल कालीन भूमि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पोलज भूमि, यहाँ पर जमीन के बारे में चर्चा हो रही है। अलग अलग भूमियों की वैरायटी थी और उन पर किस प्रकार की खेती होती थी और कौन सी जमीन परती रहती थी, इस पर चर्चा हो रही है। 4 कथन दिए हैं, उनको देखकर बताइए कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो पोलज भूमि, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। परती भूमि, जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती होती थी। चांचर भूमि, जिसमें 2 या 4 साल के अंतर पर खेती की जाती थी, मतलब 2 या 4 साल तक उसमें खेती का काम किया ही नहीं जाता था। और बंजर भूमि, जिसमें 5 या उससे भी अधिक समय तक कोई फसल नहीं उगाई जाती थी। ये ऐसी जमीन को बंजर कहते थे। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ये जमीनों के अलग अलग यहाँ पे हिस्से बांटे गए हैं, सभी इसमें सही है या इसमें से कुछ ही सही है। तो इसका हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी हैं वो सभी ठीक है। यहाँ पर जितने भी कथन है वो सभी सही है। व्याख्या देख लीजिए। पोलज या पोजल भूमि ये उत्तम श्रेणी की भूमि होती थी। इसके अलावा परती भूमि भी उत्तम श्रेणी में ही गिनी जाती थी। उस पर सामान्य दर से लगान 1/3 हिस्सा लिया जाता था। देखिए, परती भूमि क्यों छोड़ी जाती थी। किसी भी जमीन को परती छोड़ने का मतलब है उसके अंदर जो मृदा है, मतलब भूमि के ऊपर जो मिट्टी की परत होती है, उसके अंदर पोषण जब कम हो जाता है तो किसान उसको परती छोड़ देता है। अधिकतर ऐसी ही स्थिति होती है।
तो 1 या 2 साल के अंतर में जब उस जमीन पर कुछ नहीं उगाया जाता तो वो अपने न्यूट्रिशन को, अपने पोषण को पुनः प्राप्त कर लेती है, और उसके बाद जब वापस उस पर फसल उगाई जाती है तो पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। तो इस मामले में ये काफ़ी बेहतर होती थी। और उस पर सामान्य दर से लगान 1/3 लिया जाता था। चांचर और बंजर निम्न श्रेणी की भूमि होती थी, इस पर रियायती दर से लगान लिया जाता था। प्रत्येक वर्ष मतलब इसमें जो लगान वसूली की दर है वो दी हुई है। पहले वर्ष राज्य के भाग का 2/5, दूसरे वर्ष 3/5, तीसरे और चौथे वर्ष 4/5 और पांचवें वर्ष उस पर सामान्य दर से जो टैक्स है वो वसूला जाता था। ये राजस्व वसूली की दरों की बात की गई है। अलग अलग जमीनों के यहाँ प्रकार है, इसमें डी वाला विकल्प सही होगा। जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी सही हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 484 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल में भूमि मापन की इकाई सिकंदरी गज और इलाही गज दोनों में 29/41 का अंतर था। दोनों में 29/41 का अंतर था। बीघा ए इलाही नई माप का आरंभ शाहजहां ने किया था। लगान वसूली के लिए इलाही संवत का आरंभ अकबर ने किया था। लगान वसूली के लिए इलाही संवत की शुरुआत ये अकबर ने की थी। इलाही संवत सौर पंचांग पर आधारित था। इलाही संवत जो था ये सौर पंचांग पर आधारित था। अब आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और कथन भी आपको दिख रहा है, देखकर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो अकबर ने भूमि मापन के लिए अपने शासनकाल के 31वें वर्ष में 1586 से लेकर 87 में सिकंदरी गज जो कि 39 अंगुल और 32 इंच का, मतलब या तो 39 अंगुल में नाप लीजिए, अंगुली के जो पोर होते हैं उनसे अंगुल नापा जाता है। आप जानते हैं एक अंगुली में प्रायः हर व्यक्ति के 3 पोर होते हैं, तो इसी से अंगुल की नाप की जाती है। तो ये 39 अंगुल या 32 इंच के बराबर होता था। ये सिकंदरी गज का नाप है। और इसके स्थान पर इलाही गज को चलाया गया। इलाही गज जो था ये 41 अंगुल का होता था, या 331 बटे मतलब 33 से ही 1/2 इंच का इसका पूरा माप होता था। कहने का मतलब यह है कि ये सिकंदरी गज से थोड़ा बड़ा होता था। अकबर के समय भूमि मापन के लिए कुछ सुधार किए गए हैं और उसमें ये आता है। इससे पहले सिकंदरी गज का इस्तेमाल होता था, ये कुछ छोटी आकृति का है, आप देख रहे हैं ये 32 इंच का है। और इलाही गज जो है ये 41 अंगुल या 33 से ही 1/2 इंच का है। सिकंदरी गज और इलाही गज में 39/41 का अंतर था। बीघा का 20वां हिस्सा या 20वां भाग ये बिस्वा कहलाता था। सीधे सीधे एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, ऐसा कहा जाता था। तो ये कुछ बातें हैं। और शाहजहां के काल में 2 नई नापों का आरंभ किया गया, बीघा ए इलाही और दिरा ए शाहजहानी। तो इसके आधार पर इसमें सही कौन सा होना चाहिए देख लीजिए। इसका सही होगा बी वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला गलत क्यों है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 29/41 का अंतर था। अंतर कितना था? ये 39/41 का अंतर था, न कि 29/41 का। तो संख्या मायने रखती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 485 को देखिए। मुगल काल में कर निर्धारण की प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रणाली कौन सी है? इसमें से पहचानना है। जब्ती या दहसाला प्रणाली, बटाई, गल्ला बख्शी और माओली, इसके अलावा कानकूत और नक्स। ये जो प्रणालियां हैं ये कर निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सबसे पुरानी और सामान्य पद्धति कौन सी है आपको बताना है। विकल्प नीचे मौजूद है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा, मतलब बटाई, गल्ला बख्शी या माओली। जब्ती या दहसाला प्रणाली अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में शुरू की थी। 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया था और आईने दहसाला अकबर का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, जिन्हें कि ख्वाजा मंसूर से सहायता प्राप्त थी। इसी कारण टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। बटाई, गल्ला बख्शी और माओली, इसे मुआली भी कहा जाता था। यह मुगल काल में कर निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी थी और इसीलिए हमने इसे चुना है, मतलब बी वाले को चुना है। यह प्रणाली सिंध, काबुल, मतलब सिंध और काबुल के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा कंधार और कश्मीर में भी लागू थी। इस प्रणाली के तहत राजस्व निर्धारण 3 प्रकार के खेतों में बटाई, लंक बटाई और रास बटाई के आधार पर होता था। इसमें बटाई व्यवस्था लागू थी और ये सबसे पुरानी थी। कानकूत की अगर चर्चा करें तो यह बटाई प्रणाली का संशोधित रूप था। इसे दानाबंदी भी कहते थे। और नस्क की अगर बात की जाए तो कश्मीर में इस प्रणाली को नस्क ए गल्ला बख्श कहा जाता था। गुजरात में इसका नाम नस्क ए जुज था। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है। इस प्रणाली के अंतर्गत न तो भूमि की नाप होती थी और न ही फसलों का कोई विवरण तैयार किया जाता था, मतलब इसमें कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे।
तो यहाँ कुछ कथन थे और इसके आधार पे इसमें जो हम चुनाव करते हैं वो बी वाले का करते हैं। इसका बी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 486 की ओर चलते हैं। देख लीजिए, जल मार्ग पर स्थित बंदरगाहों में कौन सा सुमेलित है? लाल सागर, सिंध, मालाबार, दक्षिण पूर्व एशिया। बताइए। जद्दा, अदन और धोफर, देवल और कालीकट, इसके अलावा मलक्का। आपको सही उत्तर चुनना है। विकल्प आपके सामने है। सुमेल बताना है कि सुमेल कौन सा है, इसमें से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें सभी जो है वो सही सुमेलित है। लाल सागर, सिंध, मालाबार और दक्षिण पूर्व एशिया, जद्दा, अदन और धोफर, देवल, कालीकट और मलक्का। व्याख्या देख लेते हैं। इनके अलावा कैम्बे, रांदेर, सूरत, भड़ौच, बेसिन, चौल, दाबुल, गोवा, भटकल, मालाबार तट पर कालीकट और इसके अलावा बंगाल में सतगांव, श्रीपुर, चटगांव, सुनारगांव, दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का आदि ये सब बंदरगाहों के नाम हैं। और व्यापार के लिए स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग ज़्यादा सस्ता और सुरक्षित था। तो सस्ता ज़्यादा था और वर्तमान में भी सस्ता है। इस आधार पर हमने डी का चयन किया, इसमें सभी सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 487 की ओर चलते हैं। मुगल कालीन व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन है। जो व्यापारी किसी गांव में अस्थायी रूप से रहते थे उसे सहथानी कहा जाता था। जो व्यापारी गांव तक ही सीमित रहते थे उन्हें बिछैती या बछायत कहा जाता था। मुस्लिम व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए औरंगजेब ने उनकी वस्तुओं पर चुंगी की दर 5% से 2% तक करने का आदेश दिया था। और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जहांगीर ने तमगा और मीर बहरी नाम के कर को समाप्त कर दिया था। ये कुछ बातें कही गई हैं व्यापार के संदर्भ में। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए तीसरा और चौथा, अर्थात सी वाला। कैसे होगा तो आइए देखते हैं। मुगल काल में आंतरिक व्यापार के लिए बैलगाड़ियां और ऊंट परिवहन के मूल साधन थे। बैलगाड़ियों और ऊंट के जरिए व्यापार का काम होता था। और देख लीजिए, जो व्यापारी किसी गांव में अस्थायी रूप से रहते थे उन्हें बिछैती या बछायत कहा जाता था। और यहाँ देखिए, गांव तक ही सीमित रहते थे उन्हें बिछैती या बछायत कहा जाता था। इस आधार पे दूसरा गलत हो जाता है। और जो अस्थायी रूप से रहते थे उन्हें सहथानी कहा जाता था। इस आधार पे पहला वाला भी गलत है। और देखते हैं, वे मुख्यतः अनाज का व्यापार करते थे। मतलब ये किसकी बात की जा रही है? सहथानी की बात की जा रही है। सहथानी लोग जो थे ये अनाज का व्यापार करते थे। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ी साहूकार हीरानंद साहू का नाम उल्लेखनीय है, जो कि आम्बेर से आकर बिहार में मान सिंह का साहूकार बन गया था। और उसी का पुत्र था माणिक चंद्र, जो कि मुर्शीद कुली खां का साहूकार बनता है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। और इसीलिए इसे जगत सेठ कहा जाता है। इसे जगत सेठ की उपाधि दी जाती है। इसके भतीजे का नाम फतेह चंद था, जिसे मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो यहाँ अलग अलग सेठ की उपाधियाँ इन्हें नवाजी गई हैं। और इसके आधार पर इसमें सी वाला विकल्प सही है, तीसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 488 को देखिए। मध्यकालीन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने है। बंगाल, सिंध, कश्मीर और मालाबार, और उनसे जो व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था उसे देख लीजिए। सूची 2 में व्यापारिक केंद्र के रूप में ये जो जगहें हैं, जैसे कि बंगाल है, सिंध है, कश्मीर है और मालाबार है, ये विख्यात थे। और यहाँ पे किन चीज़ों के लिए प्रसिद्धि थी? तो शाल और ऊनी कपड़े, मसाला और नारियल, चीनी और चावल, इसके अलावा गेहूँ, सूती कपड़े और घोड़े। मिलान करके बताना है कि कौन सी चीज़ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। विकल्प देख लीजिए और इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात CDAB। पहले वाले का सी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का ए और चौथे वाले का बी। व्याख्या देखते हैं। सूरत यूरोप के लिए आयात निर्यात का केंद्र था और बंगाल से चीनी, चावल और कपड़े, इसके अलावा देश के अन्य भागों में इसे भेजा जाता था। मतलब बंगाल से इनका आदान प्रदान होता था और ये देश के अन्य हिस्सों में भेजे जाते थे। इसके अलावा दिल्ली, बदायूं, बरन, बीदर, ये दास व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से दासों का लेन देन होता था, खरीद फरोख्त होती थी। इंसानों को यहाँ पे सामान की तरह बेचा और खरीदा जाता था। 489वें प्रश्न को देखिए। मुगलकालीन व्यापारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल में व्यापारिक समूह को गंध बनिक कहा जाता था। अंतर क्षेत्रीय व्यापार करने वाले बनिया कहलाते थे। व्यापारिक वर्ग हुंडी के माध्यम से ही लेन देन करते थे और हुंडी एक प्रकार का व्यापारिक बैंक होता था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए। यह व्यापारी वर्ग के बारे में, जो कि मुगल कालीन था, उसके बारे में चर्चा हो रही है।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। कैसे सही है तो आइए देखते हैं। मुगल काल में व्यापारी वर्ग मध्यम वर्ग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। जो मिडिल क्लास लोग थे उसमें ये सबसे पावरफुल लोग थे, मतलब सबसे शक्तिशाली लोग थे। और देखिए, व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय का अपना नेता होता था जिसे नगर सेठ कहते थे। अंतर क्षेत्रीय व्यापार करने वाले लोग सेठ, वोहरा और मोदी कहलाते थे। जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते थे, मतलब करने वाले लोग थे, उन्हें सेठ, वोहरा और मोदी के नाम से संबोधित किया जाता था। और जो शेष व्यापारी होते थे उन्हें वणिक कहा जाता था। कहीं कहीं बनिया और बक्काल शब्द का भी इस्तेमाल मिलता है। बनिया जो था ये ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारी भी करता था। और व्यापारिक वर्ग हुंडी के माध्यम से लेन देन किया करते थे, जिससे धन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जो ज़रूरत थी वो नहीं पड़ती थी, क्रेडिट कार्ड की तौर तरीके से। मतलब आपने क्रेडिट कार्ड रख लिया और उसे कहीं भी आपने यूज कर लिया, तो उसी तरीके से हुंडी इस्तेमाल होती थी। हुंडी एक प्रकार का कर्ज लेने और देने का मतलब एक लिखित पात्र होता था, ये सर्टिफिकेट टाइप का होता था। तो इसके माध्यम से हमने देखा इसमें ए वाला सही है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार करने वाले को बनिया नहीं कहते थे, इन्हें क्या कहते थे? इन्हें सेठ, वोहरा या मोदी कहते थे। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 490 को देखिए। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, मतलब बैंकों की व्यवस्था नहीं थी। मुद्रा की सही परख सर्राफा करता था, मतलब सुनार लोग मुद्रा की पहचान करते थे कि वो असली है अथवा नकली। इस काल में कुछ सर्राफों के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। इस समय में व्यक्ति धातु लेकर सरकारी टकसाल में मुद्रा ढलवाने के लिए स्वतंत्र होता था। ये 4 कथन है, आपको बताना है सही कौन सा है इसमें से। तो इसका डी हो जाएगा। जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही हैं, इसमें चारों कथन सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। इस काल में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी, कर्ज का लेन देन होता था। आधुनिक बैंक ड्राफ्ट या चेक की भांति, जो चेक होता है या ड्राफ्ट होता है उसी की तरह धन जमा करने और धन निकालने की सुविधा मुगल काल में अलग अलग रूपों में प्रचलित थी। इस समय में व्यक्ति धातु देकर सरकारी टकसाल से मुद्रा ढलवा सकता था, ऐसी स्थिति थी। और इस कंडीशन में मुद्रा की सही परख होना आवश्यक था, तो मुद्रा की सही परख सर्राफा करता था। इस कार्य के बदले वह सिक्कों के 1/30 या 1/16% को, मतलब इसकी दर से शुल्क लेता था, अपनी फीस वसूलता था। और कुछ सर्राफाओं द्वारा ही सांकेतिक मुद्रा भी चलाई गई। अब 1565 से लेकर 1566 की जो अवधि थी उसमें तांबे की कमी के कारण दाम का प्रचलन कम हो गया। आप जानते हैं कि दाम नाम का जो सिक्का था वो तांबे से बनता था। और उस स्थिति में अहमदाबाद के सर्राफों ने अपनी अपनी सांकेतिक मुद्राएं जारी की थी और उन्हें ऊंचे दरों पर बेचा था, उसका फायदा इन्होंने उठाया था। तो इसमें डी वाला विकल्प सही है। जितने भी कथन दिए थे सभी सही है। प्रश्न संख्या 491 को देखिए। मुगल कालीन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर 16 रुपए के बराबर होती थी। शनशब ये अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था। शनशब जो था ये सबसे बड़े आकृति का सोने का सिक्का था जिसे अकबर ने चलाया था। इलाही सिक्के का आकार गोल होता था और जलाली सिक्के का वजन रुपए का 1/4 होता था। आपको बताना है सही कौन सा है, देख लीजिए। और इसका सही विकल्प होगा बी अर्थात दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है। कैसे, आइए देखते हैं। मुहर ये मुगल काल का सबसे ज्यादा प्रचलित सोने का सिक्का था। मुहर को उस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में माना जाता था। और देखिए, आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर 9 रुपए के बराबर होती थी। इसका जो वजन था वो 9 रुपए के बराबर होता था। संशब ये अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था। यह 101 तोले का था। इसकी आकृति सबसे बड़ी थी, जिसका प्रयोग बड़े लेन देन में होता था। स्वाभाविक है, आकृति बड़ी थी, वजन ज्यादा था। इलाही सिक्के का आकार गोल होता था। यह सोने का सिक्का था और इसका मूल्य 10 रुपए के बराबर होता था। यहाँ आप देख रहे हैं। जलाली सिक्के के बारे में देख लीजिए। इसका आकार चौकोर होता था। जलाली सिक्के का वजन रुपए का 1/2 होता था और यह 175.5 ग्रेन का होता था। जलाली सिक्के के बारे में यहाँ चर्चा की गई। इसके अलावा रहस, यह 5.5 तोले का सिक्का था। यह गोल और चौकोर दोनों ही आकृतियों में मिलता था। अतमाह सिक्का लगभग 25 तोले का होता था और बिनसात सिक्का 20 तोले का होता था। रुपया ये जो नाम है ये शुद्ध चांदी के सिक्के का नाम था। रुपया जो था ये शुद्ध चांदी का बना होता था और इसका वजन 178 ग्रेन था। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के समय में हुई है। रुपए की सबसे ज्यादा ढलाई ये औरंगजेब के शासनकाल में हुई है। इसके आधार पर हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं, अर्थात दूसरा और तीसरा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 492 को देखिए। मुगल कालीन माप तौल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर से पूर्व तौल का सबसे बड़ा पैमाना सेर था। जहांगीर के काल में मन का भार 45.32 पौंड के बराबर था। खाद्य उत्पादनों के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरवार का इस्तेमाल होता था और अरब व्यापारियों ने समुद्री तटों पर बहार नामक तौल की इकाई लागू की थी। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, बताइए। विकल्प आपके सामने मौजूद है और कथन भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा इसमें ठीक है, पहला और दूसरा गलत है ऐसा कहा जा रहा है। तो व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में नाप तोल की अनेक इकाइयां थी, जिसमें कि मुख्य मन, खरवार, कैंडी, कोवाड और बहार थी। देख लीजिए। और इसके अलावा अकबर से पूर्व, अकबर के शासनकाल से पहले तौल का सबसे बड़ा पैमाना मन होता था, न कि सेर। और ये जो मन होता था ये 40 सेर के बराबर होता था, मतलब एक मन में 40 सेर होते थे। तो यहाँ पहला कथन इसीलिए गलत हो जाता है। और देखिए, सेर का भार अनेक स्थानों पे अलग अलग होता था। अकबर ने सेर का वजन 30 दाम के वजन के बराबर रखा है। इस प्रकार मन का भार 55.32 पौंड के लगभग था, जो पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित था। ये पूरे मुगल साम्राज्य में माना जाता था। जहांगीर के शासनकाल में मन का वजन 66.38 पौंड था और शाहजहां के काल में यह बढ़कर 73.76 पौंड हो गया। तो अलग अलग शासक के शासनकाल में अलग अलग वजन। खाद्य उत्पादनों के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरवार का इस्तेमाल होता था, जो 9 या 10 जहांगीरी मन के बराबर होता था। जहांगीर के समय में जो मन का वजन था उसके बराबर होता था। सिंध में मन और खरवार साथ में चलते थे। नील, चीनी आदि की बोरियों की गांठों के हिसाब से इन्हें खरीदा और बेचा जाता था। मतलब ये जो नील और चीनी का व्यापार होता था ये गांठों के हिसाब से खरीदी और बेची जाती थी। मोरलैंड ने दक्षिण भारत में नाप के लिए प्रयोग होने वाली इकाई कोवाड का उल्लेख किया है, जिसकी लंबाई सूती और ऊनी वस्तुओं को नापने के लिए अलग अलग होती थी। ये लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये कुछ बातें थी, इसके आधार पे हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है, तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 493 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में मजदूरी का उच्चतम स्तर अकबर के समय में था। हुमायूं ने उमरा वर्ग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। उल बगचा, ये पहनावे का प्रचलन हुमायूं ने शुरू किया था, ये एक तरह का वस्त्र था। मीना बाजार का प्रचलन सबसे पहले हुमायूं ने किया था। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। कथन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। कैसे सही है तो आइए देख लेते हैं। मुगल काल में मजदूरी का उच्चतम स्तर जहांगीर के समय में था, ये अकबर के समय में नहीं था, इसलिए पहला गलत हो जाता है। हुमायूं ने उमरा वर्ग को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, अहले दौलत, अहले सादात और अहले मुराद। ये 3 श्रेणियां थी, तो बात सही है यहाँ पे दूसरी वाली। मीना बाजार का प्रचलन सबसे पहले हुमायूं ने किया था और आरंभ में इस प्रकार के बाजार गांवों में लगते थे, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल में ये राजधानी में भी लगने लगे। बड़े पैमाने पे इनका आयोजन किया जाता था। यहाँ पे बिसाती सामान मिलता था, तो इसका बी वाला सही होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 494 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाब से इत्र निकालने का जो विधि थी, मतलब इसका जो आविष्कार था, ये नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने किया था। औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। अकबर को पोलो का बड़ा शौक था। और इसके अलावा मध्यकालीन भारत में मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा डी, अर्थात सभी। इसमें जितने कथन है वो सभी सही है, जितने कथन दिए हैं वो सभी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 495 की ओर। मध्यकालीन हिंदू शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक शिक्षा पाठशालाओं में दी जाती थी, जो कि मंदिरों से जुड़ी हुई होती थी, मतलब धार्मिक शिक्षा भी यहाँ पर इंक्लूड होती थी। उच्च शिक्षण संस्थान को टोल कहा जाता था। जो शिक्षक होते थे उनकी विधि, मतलब जो शिक्षण विधि होती थी, शिक्षा पद्धति जो थी वो मौखिक थी, लिखित नहीं थी, बोलकर बताते थे, ये मौखिक होता था। विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद छात्रों को सरयंत्री की उपाधि से नवाजा जाता था। बताइए इसमें से सही कौन सा है। ये सब मध्यकालीन हिंदू शिक्षा पद्धति के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका विकल्प जो है वो ए वाला होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तो उच्च शिक्षण संस्थान को टोल या चतुष्पदी या चौपारी कहा जाता था। इन संस्थानों में संस्कृत भाषा, वेद पुराण, दर्शन शास्त्र और खगोल विद्या आदि का अध्ययन किया जाता था। शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षण के लिए शिक्षक कोई शुल्क नहीं लेते थे, निःशुल्क व्यवस्था होती थी।
अकबर ने खगोल विद्या के अध्ययन के साथ साथ गणित को भी अनिवार्य विषय बना दिया था। स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक विचित्र प्रकार की परीक्षा ली जाती थी और उसे शलाका परीक्षा कहा जाता था। ये योग्यता का टेस्ट होता था। विद्या अध्ययन समाप्त होने के बाद छात्रों को सार्वभौम, उपाध्याय, महाउपाध्याय, मतलब ये उपाध्यायों से श्रेष्ठ होता था, और इसके बाद पीयूष वर्ण और पक्षधर की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। महामहोपाध्याय ये उपाध्याय से बड़ी पदवी होती थी। इसके बाद पीयूष वर्ण और पक्षधर ये उपाधियां दी जाती थी। इसके अतिरिक्त सरयंत्री नामक जो उपाधि थी वो उस विद्वान को दी जाती थी जो किसी सभा में पंडितों और जनसाधारण के प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे देता था। ये दोनों को संतुष्ट कर देता था, तो ऐसे व्यक्ति को सरयंत्री की उपाधि दी जाती थी। तो इस आधार पर इसमें ए वाला विकल्प सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा गलत है। प्रश्न संख्या 496 को देखिए। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन है उन पर चर्चा करनी है और विचार करके बताना है सही कौन सा है। मुस्लिम शिक्षा मकतब और मदरसे में दी जाती थी। शिक्षण विधि मुख्यतः लिखित थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो कि मस्जिदों से जुड़े हुए थे। शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र को दस्तरबंदी से सम्मानित किया जाता था। बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो इसका ए वाला होगा, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, लिखित नहीं थी, इसलिए दूसरा गलत है। शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र को एक विशिष्ट शैक्षणिक समारोह में, जो कि दीक्षांत समारोह होता था, उसके द्वारा दस्तरबंदी और पगड़ी बांधने की रस्म से नवाजा जाता था। पूरे मुगल काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में आगरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित थे। यहाँ हुमायूं का मदरसा था। अकबर की धाय माँ महामनगा द्वारा खैरुल मंजिल का निर्माण करवाया गया और यहाँ भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये महामनगा कौन थी? ये अकबर की धाय माँ थी। इनके द्वारा खैरुल मंजिल का निर्माण करवाया गया था। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किस इमारत का या किस स्थान का निर्माण किसने करवाया है। तो यहाँ पर ए वाला उत्तर सही होता है, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा गलत हो जाता है, ये लिखित शिक्षा पद्धति नहीं थी, मौखिक थी। प्रश्न संख्या 497 को देखिए। निम्नलिखित में से किस हिंदू विद्वान का नाम अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लिखित किया है, जो कि एक वैद्य थे, एक चिकित्सक थे? वासुदेव मिश्र, शिवाजी, भीमनाथ और महादेव। बताइए। और इसका सही उत्तर होगा बी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा, शिवाजी, भीमनाथ और महादेव। व्याख्या देख लीजिए। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार के फलस्वरूप, मतलब यहाँ पे शिक्षा संबंधी सुधार अकबर के द्वारा किए गए, जिससे कि हिंदुओं ने अधिक संख्या में फारसी का अध्ययन किया और मकतबों तथा मदरसों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में जिन हिंदू विद्वानों के नामों का उल्लेख किया है उसमें नारायण, माधव भट्ट, श्री भट्ट, रामकिशन, विशननाथ, बलभद्र, इसके अलावा वासुदेव मिश्र, बामन भट्ट, विद्यानिवास, गौरीनाथ, गोपीनाथ, किशन पंडित, लंबी चौड़ी लिस्ट है, भट्टाचार्य, इसके अलावा भागीरथ भट्टाचार्य, काशीनाथ भट्टाचार्य, महादेव, भीमनाथ, नारायण और शिवाजी, ये सब विद्वानों के नाम हैं जो कि आईने अकबरी में उल्लिखित हैं। इसमें शिवाजी, भीमनाथ, महादेव और नारायणन ये वैद्य थे, मतलब चिकित्सक थे, लेकिन वासुदेव मिश्र जो थे ये चिकित्सक नहीं थे, इसलिए इसमें बी वाला विकल्प सही होता है। प्रश्न संख्या 498 की ओर चलते हैं। आईने अकबरी के 5 भागों का सही मिलान कीजिए, मतलब किस भाग में किस चीजों का वर्णन किया गया है, मतलब कौन सी चीजें बताई गई हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा, पांचवा। सूची 2 को देखिए। अकबर की कहावतें, अबुल फजल की आत्मकथा, भूमि सुधार, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजकोष, मुद्रा, अंतःपुर जहाँ रानियां निवास करती थी, इसके अलावा दीन ए इलाही के नियम जो कि धर्म था अकबर के द्वारा बनाया हुआ, राजकीय कर्मचारी और वेतन प्रणाली, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम दर्शन, विदेश यात्री, ये कुछ विषय हैं। आपको इसका मिलान करना है कि कौन से भाग से कौन से विषय संबंधित है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहले वाले का सी, दूसरे वाले का डी, तीसरे वाले का बी, चौथे वाले का ई और पांचवें वाले का ए। इस आधार पे से मिलाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 499 नंबर के प्रश्न को देखिए। तुजु के जहांगीरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक की घटनाओं को स्वयं लिखा है। जहांगीर के शासनकाल में 17वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष तक का इतिहास मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। तुजु के जहांगीरी को अंतिम रूप से पूरा मोहम्मद खां ने किया है। इसे फिनिशिंग टच जो है वो मोहम्मद खां के द्वारा दिया गया है। आपको बताना है सही कौन सा है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला वाला। इसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक की घटनाओं को खुद ही दर्ज किया है।
आइए देख लेते हैं व्याख्या। तुजु के जहांगीरी की रचना जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्ष की घटनाओं को लिख कर की है और अपनी अस्वस्थता के कारण जो शेष कार्य था उसे मोहम्मद खां को सौंप दिया था। जहांगीर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर 19वें वर्ष तक का जो इतिहास है वो मोहम्मद खां ने इसे पूर्ण किया है। तुजु के जहांगीरी को अंतिम रूप से पूरा करने का काम ये मोहम्मद हादी के द्वारा किया गया है। अंतिम रूप से मोहम्मद खां ने नहीं पूरा किया है, तो इस आधार पर इसमें सिर्फ पहला सही है। और चलते हैं आगे। 500 नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ हमारा 500 का आंकड़ा पूरा हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवि केशवदास जहांगीर के समकालीन थे। कवि सेनापति को भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। भाषा भूषण की रचना कवि भूषण ने की थी और फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश का संकलन ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। ये एक प्रकार की डिक्शनरी थी। अब आपको बताना है सही कौन सा इसमें से नहीं है। जो गलत है उसका चयन करना है। देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तीसरा और चौथा इसमें सही नहीं है। कैसे सही नहीं है तो आइए देखते हैं। भाषा भूषण की रचना औरंगजेब के मनसबदार और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने की है और ये ब्रज भाषा का ग्रंथ है और यहाँ दिया हुआ है कवि भूषण, इसलिए ये गलत हो जाता है। औरंगजेब के समय में हिंदी के बिहारी लाल, भूषण, मतीराम और वृंद ये महत्वपूर्ण विद्वान थे। तो बिहारी इन्हीं के समय के महत्वपूर्ण विद्वान थे, लेकिन यहाँ पर जो भाषा भूषण है इसकी रचना करने वाले व्यक्ति जसवंत सिंह थे। फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश का संकलन अकबर के शासनकाल में हुआ है, न कि औरंगजेब के शासनकाल में। इसके संकलनकर्ता प्रसिद्ध जैन विद्वान पद्मशंकर है। एक अन्य जैन विद्वान हरि सौभाग्य ने सुभिष्ट हरवाली शीर्षक से एक संग्रह तैयार किया है और उसे अकबरीय कालिदास की उपाधि दी गई है। मतलब अकबर कालीन कालिदास उसे कहा गया है। तो ये कुछ विशिष्ट बातें थी, इसके आधार पर हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है। मतलब तीसरा और चौथा इसमें गलत है और पहला दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। 501वें नंबर के प्रश्न को देखिए। औरंगजेब के काल में आए विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम बताना है। तो देख लीजिए, जॉन डी थेवेनाइट, गोमेल करेरी और जॉन फ्रेयार। इसका सही जो क्रम होगा वो बी वाला हो जाएगा। सबसे पहले जॉन डी थेवेनाइट, इसके बाद जॉन फ्रेयरी और इसके बाद गोमेल करेरी। तो इसका बी वाला सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जॉन डी थेवेनाइट ये 1666 ईस्वी में औरंगजेब के काल में सूरत आया था और यह फ्रांसीसी यात्री था। गोमेल करेरी ये 1695 ईस्वी में आया था, ये इटली का वैद्य था। और जॉन फ्रेयार ये अंग्रेजी यात्री था। तो इस क्रम में इसे मिलाना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 502 को देखिए। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर और निकोलो मनुची ये यात्रियों के नाम हैं जो कि जहांगीर के माफ कीजिएगा शाहजहां के शासनकाल में आते हैं। इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब पहले कौन आया और बाद में कौन आया, तो व्यवस्थित करके बताइए। और इसका सही उत्तर होगा डी वाला। डी वाला मतलब पीटर मुंडी, उसके बाद जॉन बैप्टिस्ट और इसके बाद निकोलो मनुची और अंत में फ्रांसिस बर्नियर। व्याख्या देख लीजिए। ये देखिए, पीटर मुंडी 1630 से लेकर 1634 यह एक अंग्रेज यात्री था। इसने शाहजहां के शासनकाल में पड़े दुर्भिक्ष के विषय में बड़ा विशद वर्णन किया है। विशद वर्णन का मतलब विस्तार से वर्णन किया है। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर ये 1638 से लेकर 1663 तक के हैं। यह एक फ्रांसीसी यात्री थे। इन्होंने पूर्व की 7 यात्राएं की थी और इसमें से 6 यात्राएं भारत के संदर्भ में थी। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में यह भारत आए थे और अपनी भारत यात्रा के विवरण में, जो कि इनका विवरण है ट्रेवल्स इन इंडिया, इसका प्रकाशन 1676 में होता है और इसमें इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के शासन का विस्तार से वर्णन किया है। दोनों ही शासकों के शासनकाल का यहाँ वर्णन किया गया है और इनकी पुस्तक का नाम 7 वायजेस है। इनकी जो किताब है उसका नाम 7 वायजेस है। निकोलो मनुची को देखिए, 1653 से लेकर 1708। यह निकोलो मनुची मतलब जिनका नाम लिया जा रहा है, यह इटली के रहने वाले थे। यह इटालियन यात्री थे। इन्होंने अपनी यात्रा संस्मरण में, अब इनका यात्रा संस्मरण एक किताब थी जिसका नाम है स्टोरियो डी मोगोर, इसमें संकलित किया है। मतलब अपने यात्रा के अनुभवों को यहाँ साझा किया है। इसमें 17वीं शताब्दी के भारत का पूरा वर्णन किया गया है और इसीलिए इसे 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। उस समय के विश्व को और उस समय के खास तौर पे भारत को जानने में काफ़ी सहायता यहाँ से मिलती है। फ्रांसिस बर्नियर को देख लीजिए। फ्रांसिस बर्नियर 1656 से लेकर 1717 यह पेशे से एक फ्रांसीसी यात्री थे। मतलब पेशे से एक चिकित्सक थे और साथ में घुमक्कड़ यात्री भी थे। इनके जिम्मे दोनों काम थे। यह एक चिकित्सक थे
और साथ में यात्रा में इनकी रुचि भी थी और ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये खास बात है। 1656 में ये सूरत में पहुंचते हैं और इसके बाद अहमदाबाद, कश्मीर और बंगाल की यात्रा करते हैं और इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर इसमें किया है, ये किताब का नाम है, इसमें इन्होंने यात्रा का विवरण पेश किया है। तो यहाँ तक हमने इसका डी वाला उत्तर सही होगा। 502 प्रश्नों पर चर्चा की और यह जो प्रश्नों की एक सीरीज थी जो कि 500 प्रश्नों की श्रृंखला थी, ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के थे, ये यहीं समाप्त होती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमने काफ़ी कुछ सीखा है और इस सीरीज के समापन के साथ ही आप सभी को नमस्कार।